टेक्निकल इंस्पायर पे। आज हम लोग रेवोकेशन ऑफ ऑफर की बात करने वाले हैं और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करने वाले हैं। देखिए, ऑफर की कैटेगरीज पढ़ ली, बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस कब होता है, अगेंस्ट द प्रपोजल, अगेंस्ट द एक्सेप्टर, सब कुछ पढ़ लिया। नाउ कम्स कि रिवोकेशन अगर किसी के साथ करना हो, व्हेन वन पर्सन वांट्स कि अगर मैंने जो ऑफर कर दिया है, नाउ आई वांट टू टेक इट बैक एंड आई डोंट वांट टू एक्ट अपॉन इट, और आई वेदर आई हैव एक्सेप्टेड समथिंग एंड आई डोंट वांट टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड आई वांट टू like revoke my offer, or I have to not bind myself into a legal obligation, then the concept of revocation comes into picture। देखो, सबसे पहली बात, एक बात समझने की कोशिश करो। देखो, जब अगर रिवोकेशन की बात हो रही तो समझने की कोशिश करो। मैं तो बताया था कि whenever any contract comes into picture और उसका ब्रीच होता है तो देयर इज सम लीगल लायबिलिटीज, है ना, जो कि राइज होती हैं। बट रिवोकेशन में ऐसा नहीं होता, बिकॉज रिवोकेशन कैन ओनली बी डन बिफोर द एक्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्चुअली कम इनटू प्लेस। समझ में आ रहा है? समझ लो। तो इस बात से तुम्हें सेक्शन नंबर 5 की बात अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की, जो कि सेक्शन नंबर 5 में दिया गया है, तो सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल? कब कंप्लीट होगा? व्हेन द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल की जानकारी सामने एक्सेप्टर तक पहुंच गई है और उसके बाद एक्सेप्टेंस उसने अपना भेजा नहीं है। समझ रहे हो? Until unless the acceptance has not been put into transmission, till that time, if your notice of revocation reaches there, तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। Otherwise, if that person has accepted it, posted a letter to you and has kept in the course of transmission, then it is accepted and then actually a contract has come into place and you can't revoke the offer। बात समझ में आ रही है? तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल ऐसे हो सकता है। अब हम बात करें रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या होगा? सिमिलर सोचो कि अगर इफ माई एक्सेप्टेंस इज सेंट टू यू एंड इफ यू कम टू नो अबाउट इट, देन द कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। याद करो, है ना? बट इफ आई हैव कम्युनिकेटेड टू यू द रिवोकेशन of my acceptance before my acceptance or reaches you, or you get the knowledge of my acceptance, तो उससे पहले if I revoke it, then you will be not, then I'll not be binded by that contract of my revocation, वो मेरा valid होगा। ठीक है? सिमिलर केस अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो एक केस लॉ की बात करते हैं, सब समझ में आएगा। टेंडर्स जानते हो ना? टेंडर्स में क्या होता है कि टेंडर्स के अंदर इफ आई प्रपोज, देन इफ आई हैव प्रपोज्ड, मैंने ऑफर रखा गवर्नमेंट के सामने कि मुझे टेंडर चाहिए, एंड इफ गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड इट, तो गवर्नमेंट के अप्रूव करने से पहले इफ आई रिवोक माई टेंडर, देन इट इज ए वैलिड रिवोकेशन। But if the government has accepted it, then it has actually come into picture, a valid contract has taken place। ठीक है? बात समझ में आ रही है? सिमिलर थिंग हैपेंड इन राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें यही बात हुई टेंडर के बारे में कि आप रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब, कैसे, क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके सर, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट अर्नेस्ट मनी, आप अर्नेस्ट मनी की बात समझते हो? अर्नेस्ट मनी क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट, मान लीजिए मैंने कहा कि आप एक अमाउंट रखवाइए पहले, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर आप पार्ट ले भी सकते हैं, ले सकते हैं। मान लीजिए टेंडर डल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी टेंडर का होल अमाउंट है उसका 10% सभी लोग जमा करवाएं। फिर अगर टेंडर जब खुलेगा, एंड इफ यू विल देन गेट द टेंडर, देन यू विल बी एबल टू सप्लाई अस द होल मनी एंड गेट द टेंडर, डू द वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है? सो यहां पे एक प्रायर कंडीशन है क्या? 10% मनी जमा करवाना। ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट विड्रॉवल, यानी कि रेवोकेशन, तो अगर बात समझने की कोशिश करो कि मैंने चाहा कि इफ आफ्टर सबमिटिंग 10% ऑफ दैट अमाउंट, है ना, आई वॉन्ट दैट ऑफर टू बी रिवोक्ड, तो क्या होगा उस केस में कि आई कैन विड्रॉ द ऑफर बट आई विल नॉट बी एबल टू टेक बैक द अर्नेस्ट मनी। तो दैट इज द केस ऑफ अर्नेस्ट मनी which was held in NHAI versus Ganga Enterprises 2003। इसमें ये बात बताई गई।
आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमने जो अमाउंट जमा किया उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं. इफ आई वॉन्ट टू रिवोक माई ऑफर, आई कैन रिवोक इट, है ना, बिफोर द एक्सेप्टेंस एक्चुअली टेक्स प्लेस. बट दैट अमाउंट विच वॉज प्रीवियसली कलेक्टेड बिकॉज ऑफ एनी प्रायर कंडीशन, इट विल नॉट बी रिटर्न बैक टू यू. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो चुकी है? ओके सर. So this was all about revocation of proposal and revocation of acceptance. Now if I talk about modes of revocation, revocation सर समझ लिया क्या होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, ये बात समझनी जरूरी है. हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल थ्रू आउट, मतलब हर तरफ से उसी को कवर करेंगे. तो रिवोकेशन के बाद इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना. सो इफ आई टॉक अबाउट रिवोकेशन सेक्शन नंबर 6, मोड्स ऑफ रिवोकेशन बात करेंगे हम लोग 4 पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें भाई, नोटिस ऑफ रिवोकेशन. देखिए इसमें एक केस लॉ आता है डिकिंसन वर्सेस डॉड्स का. बात समझने की कोशिश करिए. यहां पे दो बातें, यहां पे मैं तुम्हें इंग्लिश पर्सपेक्टिव समझाऊंगा, यहां पे मैं तुम्हें इंडियन पर्सपेक्टिव समझाऊंगा. देखो तुमने सुना होगा कि जब ऑफर मतलब जो प्रपोजल देता है वो कौन देता है? ऑफर देता है. तो जो रिवोकेशन होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वो ऑफरर ही देगा. समझ में आ रही है? रिवोकेशन होगा वो ऑफरर ही देगा. नोटिस समझ में आ रहा है ना? अभी जब हम पूरी कहानी पढ़ रहे थे ऊपर, वहां पे क्या हो रहा था, हम लोग यही तो कर रहे थे कि सब अगर सामने वाला एक्सेप्टेंस डालेगा कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन से पहले, उससे पहले पहले अगर आपका रिवोकेशन आपका नोटिस पहुंच जाता है, क्या इट्स अ लेटर काइंड ऑफ थिंग है ना, व्हिच इज रीचिंग दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू से कि यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ऑफर, यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? So that is revocation by notice. If I talk about this particular case law, यानी कि ये डिकंसन वर्सेस डॉड्स का केस, यहां पे हमने इंग्लिश पर्सपेक्टिव समझा. इंग्लिश पर्सपेक्टिव में कहा गया कि इफ आपको ऑफर के रिवोकेशन के बारे में ऑफरर के थ्रू नहीं पता चलता है, किसी और के थ्रू पता चलता है. यहां पे ऑफरर और ऑफरर का ऑथराइज्ड एजेंट दोनों इंक्लूडेड है इसमें. इन दोनों के द्वारा नहीं परंतु किसी और के द्वारा भी पता चलता है, देन ऑल्सो द ऑफर विल स्टैंड रिवोक्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट कम इनटू प्लेस इन इंग्लिश लॉ बट इन इंडियन लॉ until and unless it is revoked by the proposer himself, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है अपने को नोटिस से रिवोकेशन समझ में आ रहा है. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ टाइम. देखिए मैंने कहा कि साहब इस जून की 30 तारीख तक जिसको भी मुझसे 50 किलो चावल खरीदने हो वो मुझे कांटेक्ट करके खरीद ले. ठीक है? मैंने जून को नहीं जुलाई या फिर अगस्त में कांटेक्ट किया, लैप्स ऑफ टाइम हुआ. मैंने एक पर्टिकुलर टाइम तक उस कॉन्ट्रैक्ट उस ऑफर को ओपन रखा था. इफ दैट पर्टिकुलर टाइम इज ब्रीच्ड, so that offer is not in existence and the acceptance of that cannot take place. So this is what is lapse of time. Take my point into consideration कि अगर कहीं पे इस तरह का टाइम मेंशन नहीं है, then we will take the reasonable time का concept into consideration. हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने का reasonable time क्या लैप्स हो चुका है. समझने की कोशिश करो. एक केस का बताता हूं तुमको. हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन वर्सेस यूपी स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड का केस आया. इसमें बताया गया कि अगर रीजनेबल टाइम के अंतर आप अगर जो है किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझ में आ रही है? अगर आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू रिफ्यूजल ऑफ दैट ऑफर. बात समझ में आ रही है? सो दैट इज लैप्स ऑफ टाइम. अगर टाइम खत्म हो गया और आपने उस पर एक्ट नहीं किया, यू आर नॉट एक्टेड अकॉर्डिंगली एंड यू आर नॉट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, then the offer will automatically lapse and you will not be able to create a legal binding relationship. Is my point clear? If not, ask me in the comment. अच्छा जी, next point है हमारा point number 3 की, that is by failure to fulfill a condition. यहाँ पे बहुत प्यार से केस बताऊंगा. अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने 10% टेंडर में जो पैसे जमा करने वाली बताई थी, वही इसका एग्जाम्पल है. देखो अगर मैं बात करता हूँ स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवर्धन दास 1973 की, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवर्धन दास 1973 में यही हुआ. टेंडर की बात करी गई, 25% अमाउंट जमा कराने की बात करी गई. इनको टेंडर दे दिया गया लेकिन इन्होंने 25% अमाउंट जमा नहीं करा पाई. तो दैट इज अ प्रायर कंडीशन. इफ नॉट फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिवोक्ड. सो दैट हैपेंड.
यहाँ पे फेलियर ऑफ टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब पहले, इफ दैट कंडीशन ऑफ सबमिटिंग 25% ऑफ द टोटल अमाउंट वाज नॉट फुलफिल्ड देन द पर्सन विल नॉट बी एबल टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट हैपेंड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज हुई। अब ये सर कैसे हो सकता है? सोचो, मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे पास मनी सर्कुलेशन में रहता है, इफ सपोजिंगली मेरे पास कहीं से पैसा आना है और मैंने उस हिसाब से अपना अंदाज लगा के कहीं पे अप्लाई कर दिया टेंडर के लिए, एंड दैट टेंडर ओपन बिफोर आई गॉट द मनी फ्रॉम द अदर सोर्स, तो मेरे पास पैसा नहीं है, आई कैन नॉट सबमिट द 25% ऑफ द अमाउंट एंड अल्टीमेटली आई विल नॉट बी एबल टू कैच दैट ऑफर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं अपने को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, चौथा, यानी कि बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर। यहाँ पे दोनों केस पढ़ लेते हैं, ऑफर और ऑफरी की दोनों बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी, तो इंडियन पर्सपेक्टिव और इंग्लिश पर्सपेक्टिव सेम केस। सोचो, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में किसी की डेथ होती है और इंसैनिटी अगर डिक्लेयर हो जाती है, और ये चीज एक्सेप्टेंस से पहले, समझने की कोशिश करना, एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर की नॉलेज में आता है, एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर की नॉलेज में आता है, तो ऑफर रिवोक्ड माना जाएगा। समझने की कोशिश करना, एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर की नॉलेज में आता है तो ऑफर रिवोक्ड माना जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिवोक्ड। ठीक है, बट इन इंग्लिश केस लॉ अगर ऐसा होता है दैट द ऑफरर अल्टीमेटली डाइज और becomes insane, then the knowledge of the acceptor is not a point to be pondered upon, यहां पे सीधा वो ऑफर रिवोक्ड हो जाएगा। ठीक है, when we talk about the offeree, तो एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे कि हम बात करें कि एग्जीक्यूटर्स होते हैं, जैसे मैं तुम्हें ऑफर दिया और तुम्हारे ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हारी हो गई मृत्यु, सॉरी तुम्हारी, इफ सपोजिंगली आई हैव गिवन इट टू समवन एल्स एंड ही डाइज, देन कैन द executors of that particular person accept my offer and come into contract? No. The answer is no, because according to Reynolds versus Atherton 1921 कहा गया कि इफ इन ए स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर मैंने एक स्पेसिफिक ऑफर की बात करी, तो आई एम अ इंडिविजुअल पर्सन एंड आई हैव ट्राइड टू गिव एन ऑफर टू यू, I have tried to come into a contract with you, and if your existence is in doubt, आप ही खत्म हो गए, तो हम ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें ही क्यों? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पॉइंट विच इज वाई एक्सेप्टर के केस में ये चीज होती है। ठीक है, These were the 4 points, 4 modes of revocation of offer. सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 वीडियो में कवर हो चुका है। कोई भी डाउट अपने को आ रहा है तो कमेंट सेक्शन अपना खुला हुआ है। अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही है, और हाँ, अपना लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हाँ, मजे करना।